भाई जाने दे, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, मत मार मुझे। माफ कर दूं? ऐसे ही तड़पी थी ना मेरी बहन भी, ऐसे ही भीख मांग रही थी ना, वो भी अपनी जान की। लेकिन तुमने क्या किया? माफ किया उसे? भाई माफ कर दे, भाई माफ कर दे, जाने दे। मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे गुनाह मान लूंगा। भाई जाने दे यार, मुझे माफ कर दे भाई। कौन सी पुलिस जिसने तुम्हें बाइज्जत बरी किया था? कौन सा कानून जिसकी आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी हुई है, वो सजा देगी तुम्हें? ना, सजा आज मैं तुम्हें ही दूंगा। मैं एक अनाथ छोटा बच्चा जिसका कोई नहीं था। जब मैं पैदा हुआ मुझे फेंक दिया गया कचरे के ढेर में, और मैं मिला कचरा चुगने वालों को। उन्होंने मुझे बड़ा किया। 15 का होने के बाद मैं बिल्कुल अकेला था। कोई नहीं था मेरे साथ। जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे मैं कचरे के ढेर में मिला था, वो भी अब मर चुका था। रहने के नाम पर मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जो कि शहर से बाहर था, जहां पूरे शहर का कचरा आता था। हम लोग उसी कचरे को बेचकर अपना पेट भरते थे। मैं बिल्कुल अकेला था, इतना अकेला कि रात के अंधेरे में इस अकेलेपन की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। मैं रोज रात को ऊपर वाले से बोलता, आखिर क्यों हूं मैं इतना अकेला? क्यों नहीं है मेरे साथ कोई भी? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही अकेले गुजर जाएगी? मैं हमेशा दूसरों को देखता कि वो अपने परिवार में कितना खुश हैं, और मैं बिल्कुल अकेला। लेकिन मैं रोज अपने मन को समझाता और डेली सुबह कचरा चुगने जाता और उस कचरे को बेचकर खाना खाता। मेरा रोज का यही काम था। रोज की तरह मैं उस दिन भी कचरा चुगने गया। लेकिन उस दिन मौसम बहुत अजीब था। चारों तरफ काले बादल, तेज ठंडी हवा और बार बार वो कड़कड़ाती बिजली की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा तूफान आने वाला हो। इतना तूफान आने के बावजूद भी मैं अपने घर नहीं जा सकता था, क्योंकि मैंने इतना कचरा इकट्ठा नहीं किया था कि उसे बेचकर मैं एक टाइम का भी खाना खा सकूं। तो मैं इस तूफान से डरने की बजाय बस आगे बढ़ता गया। अंधेरा होने के कारण मैं सामने कुछ देख नहीं पा रहा था। फिर अचानक से मुझे एक हल्की सी रोने की आवाज़ आई। मैंने चारों तरफ देखा और ध्यान से सुना, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। और मैंने मन में सोचा, ये मेरा वहम होगा, और मैं आगे बढ़ता रहा। उसके बाद मैंने इतना माल इकट्ठा कर लिया था कि मैं उसे बेचकर खाना खा सकूं। उसके बाद मैंने सोचा घर चलते हैं। लेकिन अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिसने मेरे सामान को पीछे की तरफ घेर दिया था। मेरा सारा जमा किया हुआ सामान गिर चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मुझे यहाँ से जाने से रोक रहा हो, जैसे मुझसे यह हवा कुछ कहना चाहती हो। हवा और तेज हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी अपना बिखरा हुआ सामान बटोरने लगा कि मुझे फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना वहाँ से ध्यान हटाकर मैं अपना सामान बटोरने लगा। फिर एक बार रोने की आवाज़ आने से मैं डर गया और इधर उधर देखने लगा। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। लगातार आवाज़ आने की वजह से मैंने उस आवाज़ को गौर से सुना और इधर उधर देखा और उस आवाज़ को ढूंढने लगा। मुझे एक बड़ी सी कचरे की काली पॉलीथीन में उसके 2 छोटे छोटे पैर दिखाई दिए। उसके वो छोटे छोटे पैर मच्छर लगने की वजह से लाल और बिल्कुल सूज चुके थे।
खुजली लगने की वजह से वो अपने पैर आपस में बार बार ऊपर नीचे कर रही थी। मैं उसे देखकर उसके पास गया और उसे कचरे की पॉलीथीन से बाहर निकाला। मैंने जैसे ही उसे बाहर निकाला, उसकी हालत देखकर मेरा सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। एक तेज हवा का झोंका आया और तेज बिजली कड़की, हल्की बारिश होने लगी। लग रहा था मेरे साथ साथ जैसे ऊपर वाला भी उसकी हालत देखकर रो रहा था। रो रो कर उसका गला सूज चुका था, जिसके कारण उससे रोया भी नहीं जा रहा था। दूध ना मिलने के कारण उसके होंठ पूरे सूख चुके थे और उसका शरीर पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी ये हालत देखकर मेरे शरीर से जैसे आत्मा बाहर आ जाएगी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं मन में सोच रहा था कि वो माँ या बाप कितना कठोर होगा जिसने तुम्हें मेरे जैसे मरने को यहाँ कचरे में छोड़ दिया। तेज हवा, तेज बारिश और तेज बिजली की कड़कड़ाहट जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने रोते रोते उससे कहा, कोई नहीं है तुम्हारा और मेरा, तुम ऊपर वाले का दिया तोहफा हो मेरे लिए, मेरी अंधेरों से भरी रोशनी हो तुम। उसकी बुरी हालत देखकर मैंने उससे बोला, आज से मेरी बहन हो तुम। आज के बाद मेरे रहते हुए अगर तुम्हें थोड़ा भी दुख हुआ तो दुनिया जला दूंगा मैं। वो इतनी प्यारी थी जैसे कोई परी, तो मैंने उसका नाम परी रखा। उसके बाद मैं जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ मैंने उसका इलाज सही से कराया। उसके ठीक होने के बाद मैं उसको अपने घर लेके चला गया। अब मैं अकेला नहीं था, अब मेरे साथ मेरी प्यारी छोटी बहन थी। अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसी दिन से डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी बहन की ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया बनाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, इसे अपनी जैसी ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। मैं इसे यहाँ कूड़े कचरे में बिल्कुल नहीं रखूंगा। तो मैंने परी के लिए बहुत मेहनत की। दिन रात एक करने के बाद मैं परी को अच्छे अच्छे कपड़े लाता, बढ़िया बढ़िया खिलौने लाता। मैं उसे अपने साथ काम पर ले जाता, वो पीठ पर बांध कर सारे काम करता। मैं उसके लिए बहुत मेहनत करता। पहले मेरे पास जीने की वजह नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास जीने की एक वजह है, मेरी प्यारी सी छोटी बहन। मैंने सोच लिया था मैं अपनी बहन को दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा, फिर चाहे ज़मीन और आसमान एक क्यों ना करना पड़े। अब मैं उन झुग्गी झोपड़ी से निकलकर एक किराए के रूम में रहने लगा हूँ, जिससे कि मेरी बहन को कोई परेशानी ना आए। अब मेरी बहन 3 साल की हो चुकी है। अब मैंने भी कूड़ा चुगने की बजाय कुछ पैसे जोड़कर मंडी में सब्जी बेचने लगा हूँ। लेकिन मैं अपनी बहन को घर पर बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ, उसको अपने साथ मंडी में लेकर जाता हूँ। फिर वो 4 साल की हो जाती है। अब ये वो टाइम था जब मैं उसे स्कूल में एडमिशन दिला देता हूँ। उसको अकेले छोड़ने का तो मन नहीं था, लेकिन अगर उसे अच्छी ज़िंदगी देनी है तो पढ़ना तो ज़रूरी था ना। मुझे आज भी याद है जब उसका पहला दिन था ना, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो बार बार बस मुझसे एक ही बात बोलती रही, भैया मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। वो बहुत देर तक रोती रही और उसके साथ साथ मेरी आंखों में भी आंसू थे। लेकिन मैंने अपना मन पक्का करके उसको उसके स्कूल छोड़ आया। जैसे ही मैंने उसको इसके स्कूल में छोड़ा, वो मुझे बार बार पुकारती रही, भैया भैया मुझे घर ले चलो, भैया मुझे यहाँ नहीं रहना, भैया मुझे घर ले चलो, भैया मुझे आपसे दूर नहीं रहना, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। और मैं वहाँ से मुंह फेर कर चला गया। लेकिन मुंह तो फेर लिया था मैंने, मगर मेरी आंखों से पानी रुक नहीं रहा था। लेकिन मैं वहाँ से पक्का मन कर बाहर चला गया था। मैंने बाहर निकलकर स्कूल के गेट पर खड़े होने के बाद परी के चुप होने का इंतज़ार किया, लेकिन स्कूल के अंदर से लगातार परी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ से जाने के बाद मैं बेचैन था। मैं बार बार घड़ी देखता रहा, मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा था। मैं बार बार बस यही सोच रहा था, रो तो नहीं रही होगी अब, अगर किसी बच्चे ने उसे मारा तो नहीं होगा, खाना खाया होगा या नहीं। मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बार बार स्कूल में जाकर उसे देखता रहा। कभी इतना दूर नहीं किया था उसको मैंने अपनी आंखों से। ये कुछ घंटे मेरे लिए साल लग रहे थे। मैं बार बार स्कूल जाता रहा, लेकिन मुझे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से भगाता रहा।
और मैं पागलों की तरह वहाँ बार बार आता रहा। घड़ी में टाइम देखकर मैं अपनी दुकान बंद करके स्कूल की छुट्टी से 1 घंटे पहले मैं वहाँ पहुँच गया और उसका बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। मेरे मन में बस वही ख्याल आता रहा, कैसी होगी, रो तो नहीं रही होगी, किसी ने कुछ कहा तो नहीं होगा उसे, अगर परेशान होगी तो नहीं जाने दूंगा आज के बाद, नहीं करूंगा अपने से अलग उसे। फिर स्कूल की छुट्टी होती है और सारे बच्चे बाहर आते हैं और मेरी प्यारी परी बाहर आती है, वो भी हंसते हुए। हाँ, उसके साथ उसके दोस्त थे, वो अब खुश थी और मैं उसको देखकर और उसकी वो प्यारी मुस्कान देखकर इतना खुश होता हूँ जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। और उसने मुझे देखकर और खुश होकर दूर से भैया कहकर मेरे पास दौड़ती हुई आती है और मेरे गले लग जाती है। उसके वहाँ दोस्त बन चुके थे। वो अब स्कूल जाते टाइम रोती नहीं है। धीरे धीरे मेरी प्यारी बहन बड़ी होती है। अब वो काफ़ी समझदार हो चुकी है और पढ़ाई में हर बार फर्स्ट रैंक से पास होती है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो बोलती थी, भैया मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दूंगी और गरीबों का फ्री इलाज करा करूंगी। मैं जब भी काम से थका हारा हुआ आता तो वो मेरे सिर की हमेशा मालिश करती। वो हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो कॉलेज गई। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उसका लास्ट एग्ज़ाम था तो वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। बोल रही थी, बस भैया कुछ दिन और फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। उस दिन मैं भी बहुत खुश था। उसके बाद वो अपना एग्ज़ाम देने चली गई और मैं अपने काम पर। शाम होने के बाद मौसम अचानक से ख़राब हो गया था। ये बिल्कुल वैसा था जैसा उस दिन था जब मुझे परी मिली थी। मौसम की हालत देखकर मैं परी को बार बार कॉल करता रहा, लेकिन परी ने फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया। परी का फ़ोन ना उठाने के बाद मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैं दुकान बंद करने के बाद जल्दी से घर गया, लेकिन परी अभी तक घर नहीं आई थी। मैं डर गया था। अब मुझे परी की चिंता होने लगी थी। मैं बार बार उसे कॉल करता रहा, लेकिन उसका फ़ोन अब बंद जा रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं उसे ख़राब मौसम में ही बाहर ढूंढने निकल गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद परी का अभी तक कोई पता नहीं लगा था। मैं उसके कॉलेज में भी गया जहाँ उसका एग्ज़ाम था, लेकिन वो वहाँ से बहुत पहले ही निकल चुकी थी। अब मैं डर गया था। मौसम इतना ख़राब था, इतनी तेज़ बिजली कड़कड़ा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे मौसम कुछ कहना चाह रहा हो। मैं डरता हुआ पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उन्होंने बोला गायब होने के 24 घंटे बाद हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। मैं अकेला ही पागलों की तरह उसे पूरी रात ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। मैं परी को पूरे शहर में ढूंढ चुका था, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं थक कर शहर के बाहर एक चौराहे पर बैठा था, परेशान था, रो रहा था। फिर अचानक से मेरे पास एक कार रुकती जिसमें 5 लोग थे, जिसमें से एक के सर पर खून निकल रहा था। उन्होंने मुझसे हॉस्पिटल का रास्ता पूछा और मैंने उन्हें बता दिया।